जय हिंद दोस्तों। तमिलनाडु प्रकरण में संस्थापक अध्यक्ष मनीष कश्यप अभी आर्थिक अपराध इकाई के रिमांड पे है और डिजिटल मीडिया पर एक ही न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी आप जा रहे हैं तो मनीष कश्यप और सिर्फ मनीष कश्यप का क्या हुआ, कब तक छूटेंगे, क्या हो रहा है उनके साथ, अभी किस स्थिति में है, इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मोतिहारी सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं एसके पंकज जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और सब तक न्यूज़ की पूरी टीम का स्वागत है कि आप लोग आज आएँ और आकर के लंच आवर में मेरा आप लोग बयान ले रहे हैं। दूसरा कि मैं सीनियर मुझे मत कहिए, मैं तो पप्पू सर का जूनियर हूँ। और तीसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि डिजिटल मीडिया पर जहाँ भी देखिए वहाँ मनीष कश्यप की खबरें चल रही हैं। हाँ। तो डिजिटल ही नहीं बल्कि हर मीडिया में उन्हीं की खबरें चल रही हैं। और आज सही मायने में अगर आप देखिएगा तो डिजिटल मीडिया ही एकमात्र मीडिया है। हाँ। बाकी अखबार कौन पढ़ रहा है? हाँ। आप कमेंट में बताइए, एक आदमी भी, कोई आदमी आपके ये में जाकर के कोई एक आदमी बताए कि कोई अखबार पढ़ता हो, या कोई एक आदमी बता दे जो टीवी पर बैठ करके, बड़े एलईडी स्क्रीन वाले टीवी पर बैठ करके और 1 घंटा कभी टीवी देखता हो। हाँ। कभी नहीं। ट्रेनों में, बसों में, बाथरूम में, वो क्या कहा जाता है कि वॉशरूम में ब्रश करने के टाइम लोग मोबाइल रख करके देख लेते हैं, इससे ज़्यादा किसी को टाइम नहीं होता है। हाँ। तो उसमें काम जो है वो जो हैंड्स में है, जो आपके का मोबाइल फ़ोन है, जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर आता है, वही मीडिया बनी है। जो आपने कहा कि आपको लोग पत्रकार मानने से इनकार कर रहे हैं। हाँ। तो ये कौन लोग हैं जो मानने से इनकार कर रहे हैं? मान लीजिए कि देश की 90% से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो आज डिजिटल मीडिया को देख रहे हैं। तो फिर ये कौन होते हैं मानने वाले या नहीं मानने वाले? ये तो कोई होते नहीं है। और रह गई बात, ये वही लोग हैं जो आपको पत्रकार नहीं मानते हैं, जिनकी अब दलाली की दुकान डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने बंद करा दी। अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु पे। तमिलनाडु प्रकरण में जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं, उसके बारे में, उन धाराओं पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आपका व्यक्तिगत प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने जाकर समर्पण किया, उसके बाद में जो आर्थिक अपराध की एक टीम ने जो धाराएं उन पर लॉन्च की हैं, और उसके बाद में जिस प्रकार से उनको गमछा से मुंह ढक करके जैसे एक आदतन अपराधी को पेश किया जाता है सीजीएम के पास में, उस तरह का विधि व्यवस्था, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पुलिस को यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। और सीआरपीसी का ये एक तरह से वायलेशन भी है। सीआरपीसी में एक रूल है कि कोई आदमी अगर खुद से सरेंडर करता है, हाँ, तो उसको जो है, हाँ, उसको सबसे पहली बात तो सीआरपीसी का वायलेशन है कि अगर कोई आदमी खुद से सरेंडर करता है तो उसको हथकड़ी पहना देना, कपड़ा मुंह पर गमछा से मुंह ढक देना, नीचे बैठा देना, ये कहीं से सीआरपीसी के जो है वो दायरे में नहीं आता है। दूसरा, जो आपने एक्ट्स की बात की, तो एक्ट्स और एक्शंस को आप मैच करके देख लीजिए। अब 153 है दंगा भड़काने की, मतलब क्या कहा जाता है वो, उसको किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, कॉज करने के लिए राइट को, दंगे को कॉज करने के लिए, जन्म, धर्म, निवास, रेशियल या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर दंगा भड़काने की जो धारा है वो 153 है। हाँ। उसके अलावा आपको 505 लगा हुआ है, 467 है, 468 है, धोखाधड़ी की धाराएं लगी हुई है, 471 है, 120 भी है, IT एक्ट 2000 है, IT एक्ट 2000 है। हाँ। और ये धारा जो है वो लगी हुई है। तो हाँ, ये धारा को जब आप एक्ट्स एंड एक्शंस से दोनों को मैच करिएगा, हाँ, तो आपको मैचिंग नहीं दिखेगा। हाँ। क्योंकि जब आप देखिएगा कि हाँ, अब कब उन्होंने उकसाया, आखिर ऐसा हुआ है क्या? मनीष कश्यप, देखिए, इसके जड़ में जब आप जाइएगा ना, तो नेता लोग ही पाए जाते हैं। पुलिस जो है वो अपना काम बखूबी ढंग से निभाना जानती है, लेकिन नेता लोगों के प्रेशर से जो है वो पुलिस का एक्शंस जो है, वो पुलिस का एक्शन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। यानी पुलिस अपने पथ से विचलित हुई है नेताओं के दबाव में, नेताओं के प्रेशर के कारण। हाँ। लेकिन ज्यादा दिन ये लोग नहीं पथ से विचलित होंगे। हाँ। जो करना था हो गया है, लेकिन अब पुलिस का सब लोग कोऑपरेट करें। मैं तो विनती भी किया था मनीष कश्यप के समर्थकों को, कानून को हाथ में नहीं लेना है। हाँ। और मेरी विनती कहीं ना कहीं लोगों ने स्वीकार भी की थी, जो लोग मुझे सुन रहे थे, देख रहे थे। हाँ। उन लोगों ने स्वीकार भी किया था कि कानून को हाथ में नहीं लिया था। हाँ। दूसरी बात है कि अब तो नेता लोग जो होते हैं वो प्रेशर देंगे। हाँ। और उनके प्रेशर के आधार पर, हाँ, अगर आप देखिएगा तो क्यों प्रेशर दे रहे हैं, अब कारण ये है कि क्यों प्रेशर, तो जाहिर सी बात, देखिए, जाहिर सी बात क्या है कि बिहार में जात पात पर लोग नेताओं का समर्थन कर देते हैं। हाँ। तो जब जात पात पर नेताओं का समर्थन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा की बात करने वाला, सड़क की बात करने वाला, नदी नालों की बात करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको लोग विलेन बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ। ये विलेन इसलिए भी बनाया जाता है, बुनियादी बातों की बात करता है, उसको लोग विलेन बनाएंगे। जैसे सपोज करिए
कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको। सपोज करिए कि जो पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटा, हाँ, तो पंकज सिंह ही विधायक बनने के लायक क्यों है? सवाल आप है। क्यों नहीं है? सवाल ठीक है, राजनाथ सिंह के बेटा अमित शाह ही क्यों जो है वो सचिव BCCI बने, के सेक्रेटरी, बीसीसीआई के सेक्रेटरी। उसी तरह तेजस्वी यादव ही डिप्टी सीएम क्यों बने? दो यादव की बेटियां जो है वो बिहार टॉपर करके बिहार का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा दी। रामायणी यादव पिछले बार हुई थी और इस बार आपको ये आयुषी नंदन हुई है। उन्हीं में से किसी को डिप्टी सीएम बनाइए। कम से कम तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं ये लोग। वो 8वीं पास हैं, 9वीं फेल हैं, और ये लोग जो है वो बिहार टॉपर इंटरमीडिएट में, जाहिर सी बात है ग्रेजुएट्स भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी होंगे और पीएचडी इत्यादि सब भी कर जाएंगे, कोई ना कोई कंपटीशन भी निकालेंगे। तो पढ़े लिखे युवाओं को अगर यादव को ही चुनना है तो पढ़े लिखे यादव को चुने लोग। भूमिहार को ही चुनना है तो अखिलेश सिंह के बेटा को नहीं टिकट मिल करके अच्छे भूमिहार के लड़का को टिकट मिले। उसी तरह से अगर क्रिकेट में अगर बीसीसीआई का चेयरमैन बनाना है तो किसी क्रिकेटर को बनाया जाए या किसी विद्वान आदमी को बनाया जाए जो अपनी मेरिट से हो। सिर्फ अमित शाह के बेटा है इसलिए नहीं बनाया जाए। तो अभी क्या है कि भारतीय संसद और विधानसभाओं में युवाओं की शून्यता होते जा रही है, मतलब युवाओं का रेशियो शून्य है। और ये लड़ाई जो है युवा वर्सेस युवराजों की। एक तरफ युवराज है जो युवाओं का पोस्ट छीन ले रहे हैं, और एक तरफ युवा है जो काफी मेहनत करके पढ़ लिख करके भी बेरोजगारी की सजा काट रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारों का दर्द दिखाने की सजा मनीष कश्यप को दी जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जिस प्रकार से अभी कल भी 72 घंटे के लिए उनको रिमांड मिल गई है, इस टीम में बहुत सारे जो शुभचिंतक है मनीष कश्यप के या मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं कि इस बीच में मनीष कश्यप से किस प्रकार की पूछताछ हो रही होगी? क्या उनको टॉर्चर किया जा रहा होगा जैसे आम नागरिक के साथ किया जाता है? जब भी रिमांड से वापसी होती है, बहुत पुराने क्लर्क हैं, एडवोकेट्स क्लर्क हैं मनीष जी, इनसे आप पूछिए, जब भी रिमांड के बाद वापस फिर से जो है वो लाया जाता है जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए, तो उनका मेडिकल चेकअप होता है। लेकिन जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं वो इस बात के खुश हैं कि बर्फ के सिल्ली पे लिटाया जा रहा होगा, ये किया जा रहा होगा, सब बेवकूफी वाली बात। यही सब बात और यही सब। तो एक छोटा सा दाग भी अगर मनीष कश्यप के शरीर पे होगा तो जुडिशियरी जो है वो धज्जिया उड़ा देगी ईओयू वाले का। जुडिशियरी से पावरफुल ना ईओयू है, ना कोई जांच एजेंसी है, ना एग्जीक्यूटिव का कोई भी एंगल, कोई भी एलिमेंट जुडिशियरी से पावरफुल नहीं है। जुडिशियरी इस देश में इंडिपेंडेंट है और सर्वोपरि है, इसलिए ये लोग कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। इनको उतनी जो है हिम्मत नहीं है कि टॉर्चर कर दे, और यदि टॉर्चर करेंगे तो मनीष कश्यप उसके खिलाफ फिर जो है वो जुडिशियरी में आएंगे। अब हम लोग आते हैं, ये जो धाराएं लगी हुई हैं इसमें कौन कौन सी धाराएं अवेलेबल है? एक मिनट पहले जो टॉर्चर वाली बात जो आ रही है, ये कह करके मनीष कश्यप के विरोधी मनीष कश्यप के समर्थकों को उकसा रहे हैं, और यही कारण है कि जगह जगह उन पर FIR या ये सारी चीजें हो रही हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो ये बहुत गलत बात है। चाहे विरोधी लोग हो चाहे समर्थकों को उग्र नहीं होना है, और विरोधियों को भी वैसी कोई बात नहीं बोलना है जो इससे समर्थक मनीष कश्यप के उग्र हो जाए। और पुलिस को उन विरोधियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि इस प्रकरण को पुलिस जो है इतना फ्रेंडली निभाती कि लोगों को लगता है कि हाँ, ये पुलिस जिसके रिमांड में, यानी ईओयू या पुलिस के रिमांड में जो मनीष कश्यप है वो इतने सेफ है जितना एक बाप के पास उनका बेटा होता है। और आपका रोल भी वही है, आप गार्जियन है। अब हम आते हैं वकील साहब कि तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप के ऊपर FIR की है, और ये सारी प्रकरण जब हो जाने के बाद में क्या तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप को वहां ले जा सकती है? पावर है, सीआरपीसी में एक रूल है कि ट्रांजिट रिमांड पर जो है वो आउट ऑफ स्टेट की पुलिस ले जा सकती है। अच्छा, लेकिन तो कस्टडी वहां करेगी? लेकिन जुडिशियरी पर पूरा भरोसा रखिए। जिस तरह से 7 दिन का रिमांड ये लोग मांग रहे थे, तो कम दिनों की हुआ ना, उसी तरह आप देखिएगा ट्रांजिट रिमांड को भी जुडिशियरी को नहीं मानने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर मानती भी है तो बहुत सारे शर्त होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जांच में मनीष कश्यप जाएंगे, कोऑपरेट करेंगे, और कोऑपरेट करके उसके बाद वहां से फिर चले आए, उनको आराम से भेजा जाएगा, कहीं से उनको कोई दिक्कत नहीं होनी जा रही। और जो लोग मजे ले रहे हैं कि हम मनीष कश्यप जेल चले गए, तो मनीष कश्यप का जेल जाना बिल्कुल उतना ही सम्मानजनक है जितना कि महात्मा गांधी का जेल। जो अधिवक्ता है मनीष कश्यप के, शिवनंदन भारती, उनका एक बयान आया था कि हो सकता है इसमें ऐसे प्रावधान है कि 7 वर्ष, और वही वीडियो बार बार विभिन्न प्रकार से पेश करके शिवनंदन भारती जी जो है वो बहुत ही विद्वान अधिवक्ता है। उन्होंने कहा कि अगर ये सही हो जाएगा, अगर ये चीज जो है वो मतलब ट्रायल में उनको, ट्रायल के बाद अगर उनको दोषी करार दिया जाता है तब सजा होगी। इन सारी प्रक्रियाओं में, ट्रायल में, और मनीष कश्यप के जो भी शुभचिंतक है, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, अपने चंपारण में 80% जो हम लोग माइक उठाए हैं, हम भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। हम लोग उनको देख करके हम लोगों ने माइक उठाया, तो हम लोगों के लिए एक आप
आपके द्वारा हाँ, हम मैं चाहेंगे बता कि दूं। कब तक वह आ सकते हैं, क्या देखिए, पहली संभावनाएं बात हो तो सकती ये हैं? जो आपने बात बताई कि मनीष कश्यप एक ऐसी शख्सियत है जिनको देख करके लोगों ने माइक उठाना शुरू किया। हाँ और वो डिजिटल क्रांति के प्रणेता हैं। हाँ जिस तरह हरित क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति इत्यादि हुई, हाँ। जिस तरह जेपी सेनानी लोग थे, हाँ। जेपी क्रांति हुई, और जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हाँ। तो स्वतंत्रता संग्राम वाले को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता सेनानी। सेनानी। जेपी क्रांति वालों को क्या कहा जाता था? जेपी सेनानी। उसी तरह आप लोग डिजिटल सेनानी हैं। हाँ। ये आजादी की लड़ाई है, अभिव्यक्ति हाँ। की स्वतंत्रता पर जो हमला कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार, हाँ। चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे यहाँ की सरकार हो, हाँ। कोई भी जो हाँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है उसके खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ। उसी लड़ाई के प्रणेता है मनीष कश्यप। हाँ। और देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है, हम लोग शंकर भगवान के मंदिर के सामने मंदिर में खड़े है। हैं, ठीक है। हाँ। तो धार्मिक बातें यहाँ पे होना वाजिब है। कानून की बात बहुत हुई, सब कानून के ऊपर एक ऊपर वाले का कानून होता है। हाँ। और ऊपर वाले के कानून के अनुसार अगर मैं देखता हूं तो इस चंपारण के इतिहास में दो पत्रकार हुए। हाँ। एक पत्रकार मुनीश हुए और एक मनीष हुए हैं। हाँ। मुनीश पत्रकार से वो सत्ता डरती थी जो जिनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, और हाँ। मनीष पत्रकार से वे लोग डरते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। हाँ। तो उन्हीं का ये जो है री इनकारनेशन, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म आप मान सकते हैं। अगर आपको हमको रिलीजियस राइट देते हैं तो मुझे कहने का ये अधिकार है। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। युवाओं की राज की बात हो रही है। हाँ। बुनियादी मुद्दों की बात हो रही है। हाँ। जात पात और धर्म के नाम पर ये नेता लोग इतना लूटे हैं हम लोगों को कि पहली बार कोई एक युवा आया जो कि बुनियादी मुद्दों की बात करता है, जो टूटे हुए नालों की बात करता है, जो सड़क में गड्ढे की बात करता है, जो युवाओं के भविष्य पर बात करता है, जो सेशन के लेट होने पर बात करता है, जो बेरोजगारी पर बात करता है, मतलब बुनियादी विषयों को उठाता है। तो हाँ। जाहिर सी बात है उनको सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। बस यही बात आप याद रखिएगा, सत्यमेव जयते। सत्य है तो पराजित नहीं होगा। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। दो भाग हैं अभी। मनीष कश्यप के साथ भी कुछ लोग हैं, मनीष कश्यप विपक्ष में कुछ लोग हैं। अंतिम में लास्ट आपका सवाल है मेरा कि उन दोनों वर्गों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जो पक्ष में है कानून को हाथ में नहीं लें, पुलिस पर, न्यायालय पर भरोसा रखें। हाँ। प्रशासन पर और न्यायालय पर आपको भरोसा रखना होगा। हाँ। क्योंकि हम लोग जो है आतंकी मानसिकता के नहीं हो सकते, नक्सली मानसिकता के नहीं हो सकते। हाँ। हम लोगों को भरोसा रखना होगा कानून पर। हाँ। तो एक समर्थकों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कहीं भी कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस कोई भी न करे। हाँ। कानून से बड़ा ना आपके मनीष कश्यप है, ना देश के नरेंद्र मोदी है, ना नीतीश कुमार है, ना तेजस्वी यादव है, कोई नहीं है कानून से बड़ा। हाँ। न्यायालय से बड़ा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। हाँ। सबको आकर के न्यायालय में झुकना पड़ता है और कानून के हिसाब से ही सब कुछ होता है इस हाँ। देश में। तो हमारे साथ मोतिहारी सिविल कोर्ट से अधिवक्ता एसके पंकज जी, जो तमिलनाडु प्रकरण में अभियुक्त बनाए गए मनीष कश्यप के बारे में सारी मुद्दों को बारीकी से बताया। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।